हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। इस सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो विकास सर के द्वारा बनाया गया है और उन्हें सॉल्व करने की बेटर अप्रोच को सीखेंगे। तो यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं जिनके क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा हाईली वेटेज हैं टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी, सीएपीएफ एंड पीसीएस एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन। So today we'll discuss the question number 81 to 90. So आज का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? Which of the following functions are the part of the Reserve Bank of India acting as a banker of the bank? इनमें से कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिंग करते हैं एज ए बैंकर ऑफ द बैंक के जैसा? पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला जा रहा है इनेबलिंग द बैंक टू मेंटेन देयर अकाउंट विद आरबीआई फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉमर्शियल बैंक एसएलआर और सीआरआर के फॉर्म में कुछ पैसे यहाँ पे रिजर्व रखते हैं। किनके पास? सेंट्रल बैंक के पास, मींस आरबीआई के पास रिजर्व रखता है। ओके, अगर कॉमर्शियल बैंक कभी भी डिफॉल्ट होता है तो आरबीआई जनरली इन पैसे को यूज करेगा। ठीक, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इस केस से आप देख सकते हैं कि आरबीआई जनरली क्या कर रहा है, एक तरफ से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है रिजर्व रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनेबलिंग द सेटलमेंट ऑफ द इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ द फंड। देखिए, कभी भी आरबीआई यहाँ पे जनरली क्या करती है, सेटलमेंट का भी काम करती है जब भी आपका इंटर बैंक ट्रांसफर कोई भी डिस्प्यूट यहाँ से होता है तो। ओके, थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे जाते हैं, आरबीआई प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस टू द बैंक। आरबीआई जनरली यहाँ पे क्या करती है, शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करती है। अगर मैं फोर्थ पे जाऊँ, एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहने का मतलब ये है कि कभी भी बैंक मान के चलिए कि बैंकरप्ट हो रहा है, उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हें लोन प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज वहाँ पे पैसे प्रोवाइड करेगी ताकि वो बैंक बैंकरप्ट ना हो सके। जैसे कि यहाँ पे इस सिचुएशन में भी देखा जा सकता है बैंक रन सिचुएशंस में। बैंक रन सिचुएशन अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो रहा था और हाल फिलहाल यस बैंक में भी आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, लोग अपने बैंक रन्स का मतलब क्या होता है, लोग अपने पैसे निकाल रहे थे बैंकों से। और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा लोग, अगर मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा लोग पैसे निकालना स्टार्ट कर देंगे, विड्रॉ करेंगे कोई बैंक से, तो ऑब्वियसली बात है कि बैंक के पास पैसे तो होंगे नहीं, तो वो अपना फंक्शन कैसे करेगा, वो अपना फंक्शंस नहीं कर पाएगा, तो और भी ज़्यादा डिफॉल्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, तो आप देखेंगे बैंक रन सिचुएशन में यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के जैसा काम करती है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे 81 का डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 82। आरबीआई एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट टू इंश्योर द फॉलोइंग इन द इकोनॉमिक। क्यों ऐसा करती है? देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है टू प्रिवेंट द पॉसिबल फेलियर ऑफ द बैंक, जो मैंने अभी बताया वो बचाने की कोशिश करती है अगर बैंक फेल हो गया तो या डिफॉल्ट हो रहा है तो। यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट, जो भी वहाँ पे अपने डिपॉजिट किए हैं अपने पैसे को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आरबीआई यहाँ पे क्या करते हैं, एक्ट एज ए लेंडर द लास्ट रिसोर्ट का काम करती है। एंड टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आरबीआई इस तरह का काम करती है। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं 82 का ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक सिचुएशन ऑफ द बैंक रन। जैसे भी मैंने यहाँ पे बताया बैंक रन के बारे में, तो बैंक रन यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक रन जनरली अकर्स कब होते हैं, ये ऐसा कब होता है जब बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं ना, जैसे मैंने भी बताया कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं पैसे, मतलब एक साथ ही बहुत सारे पैसे निकाल लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बैंक सॉल्वेंसी का इशू आ जाएगा। ओके, अब बैंक सॉल्वेंसी का इशू होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है बैंकों का, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो भी है, वो एक तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैंक सॉल्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो खतरे में आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का भी यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे जो बैंक रन का सिचुएशन है वो कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है? पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कस्टमर्स विड्रॉ देयर डिपॉजिट फीयरिंग द बैंक विल रन आउट ऑफ द रिजर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है ये तो सही है। बैंक आर इन द रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट, जब ऐसा लगेगा लोगों को कि बैंक अपने डिफॉल्ट फेज पे है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे लोग जाएंगे और पैसे निकालना स्टार्ट कर देंगे।
द बैंक हैज बीन डिक्लेयर द बैंकरप्ट। ऐसा नहीं है कि अगर बैंक एक तरह से डिक्लेयर कर दिया जाता है बैंक रन सिचुएशन होता है। बैंक रन सिचुएशन का मतलब ये होता है कि अगर लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा, इसीलिए उन लोग बैंक रन जैसा सिचुएशन आ जाता है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे 83 का थर्ड नंबर गलत हो गए और यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरबीआई कैन एक्ट एज ए लेंडर द लास्ट रिसोर्ट फॉर बैंक एंड एनबीएफसी बोथ। देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी लगेगा कि हाँ बैंक है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी यहाँ पे लेंडर तो लास्ट रिसोर्ट का काम करती है। देखिए ये आपका तब न्यूज में आया था जब आप देखे होंगे कि 2018 में IL&FC क्राइसिस हुआ था, तो वहाँ पर भी विराज आचार्य करके एक एक्स डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई, उसने बोला कि आरबीआई जनरली यहाँ पे लेंडर तो लास्ट रिसोर्ट का काम एनबीएफसी के लिए भी करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, ऑल एनबीएफसी के लिए पहले ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे उनके बाद यहाँ पे ऑल एनबीएफसी के लिए भी यहाँ पे हो गया था। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो सकता है कि आरबीआई जनरली यहाँ पे क्या करती है, बैंक और एनबीएफसी दोनों के लिए काम करती है। ओके, लेंडर द लास्ट रिसोर्ट का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है। सेकंड ऑप्शन बोला जा रहा है ऑल एनबीएफसी रजिस्टर विद द रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। देखिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ऑल यहाँ बोला जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कभी आता है इस तरह का वर्ड्स में ओनली ऑल, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए क्वेश्चन से लेकर। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ऑल एनबीएफसी क्या है, रजिस्टर्ड और रेगुलेट नहीं होते आरबीआई से। कुछ एनबीएफसी क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं एसएबी से भी और आईडीएआई से भी। ओके, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होगा। इस तरीके से 84 का ए ऑप्शन सही हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर द पार्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिंग एज ए बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन सही होंगे जो आरबीआई एक तरफ से काम करेंगे, बैंकर के रूप में काम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो चलिए ऑप्शंस को स्टडी करते हैं और उनके ऑप्शंस को देखते हैं। आरबीआई मेंटेन द अकाउंट फॉर द वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शंस लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देखिए अगर हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा तो ये हम लोगों ने देखा होगा कि आरबीआई इनको मेंटेन नहीं कर रही है। ओके, तो यहाँ पे जनरली आप देखते होंगे तो सबके डिफरेंट होते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को कोई कोई लोग इशू करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। यहाँ पे स्टेट कंसोलिडेटेड फंड का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाएंगे तो पहला ऑप्शन से यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चलते हैं देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन ए गलत है आपका, ओके, सी गलत है एंड डी गलत है। इस तरह के आप देख सकते हैं कि ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। आरबीआई एक्ट एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड ऑन मॉनेटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड टू मैटर। तो ऑब्वियसली बात है कि आप देखते होंगे कि आरबीआई जनरली एक तरह से एडवाइजर के रूप में काम करती है एज ए मॉनेटरी बैंकिंग रिलेटेड। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, डीमोनेटाइजेशन आया या कभी भी आपका इन्फ्लेशन अप एंड डाउन हुआ है, तो यहाँ पे आपका आरबीआई जनरली क्या कर रही है कि एडवाइस देती है गवर्नमेंट को। आरबीआई प्रोवाइड द वे एंड मीन्स एडवांस टू द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे जो WMA स्कीम्स की बात की जा रही है या वे एंड मीन्स जिनको हम लोग बोल रहे हैं, इनका मतलब ये होता है कि चलिए मान के देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मनी का जरूरत रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जब उनको पैसे की जरूरत रहेंगे तो वहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, एज ए लोन की तरफ आरबीआई उनको लोन की तरफ प्रोवाइड करेगा एज ए टेम्पोररी मिसमैच के लिए। टेम्पोररी मिसमैच का कहने का मतलब है कि टेम्पोररी पीरियड के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑप्शन थर्ड भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पे। आरबीआई फ्लोट लोन एंड मैनेज देम ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए जनरली जब भी आरबीआई रेज करती है लोन गवर्नमेंट के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरबीआई यहाँ पे डेट मैनेजर के रूप में काम करेगी, ना कि बैंकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो ऑप्शन 4 हैं ये आपके गलत हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी यहाँ पे ये सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वे एंड मीन्स एडवांस। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वे एंड एडवांस। मैंने अभी यहीं पे बताया वे एंड मीन्स का कॉन्सेप्ट कि अगर टेम्पोररी मिसमैच के लिए अगर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे आरबीआई यहाँ पे क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि वे एंड मीन्स में ऑप्शंस को चेक करते हैं कौन से सही है कौन से राइट है। पहला ऑप्शन बोल रहा है इट इज अवेलेबल फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यस, ये सही है कि आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए अवेलेबल है। गवर्नमेंट नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन द वे एंड मीन्स एडवांस। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को पे करेगी और जो इनका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आपका जनरली आपका रेपो रेट के ही इतना रहने वाला है।
ओके, थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, इट इज टू मीट द टेम्पोररी मिसमैच ऑफ द रिसिपिएंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि इवेंट मीन्स का एक्चुअल ऑब्जेक्टिविटी क्या है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो भी आपका लोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा वो आरबीआई देती है आपको 90 डेज का यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका 86 का ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है आरबीआई रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट इन कॉमर्शियल बैंक। ओब्वियसली बात है कि अभी ये जो मैं बोला हूँ ये अभी के रेगुलेट नहीं हो रहा है, ये डीरेगुलेट हो गया था आपका इंटरेस्ट रेट या टाइम डिपॉजिट 1997 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेविंग डिपॉजिट आपका 2011 में ये डीरेगुलेट हो गया, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आरबीआई रेगुलेट द मनी मार्केट, मैंने बहुत बार बोला है अभी कि आरबीआई जनरली क्या करती है, मनी मार्केट को रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करती है, फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है। इसलिए आपका 87 का ऑप्शन बी सही होंगे। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर के बारे में आप लोग को बताना होगा कि कॉमर्शियल पेपर होता क्या है। देखिए कॉमर्शियल पेपर जनरली ये आपका मनी मार्केट से रिलेटेड है, और मनी मार्केट का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका मेच्योरिटी डेट 7 लगभग होता है, या 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 ईयर से पहले ही उनका मेच्योरिटी डेट खत्म हो जाएगा, उनको हम लोग मनी मार्केट कहते हैं। तो कमर्शियल पेपर भी एक तरफ से क्या है आपका मनी मार्केट के अंदर में आता है, क्योंकि इनका जो मेच्योरिटी डेट होता है वो आपका 7 डेज से स्टार्ट होता है, और 1 ईयर तक इनका जो पीरियड होता है 1 ईयर से पहले ही इनका मेच्योरिटी डेट खत्म हो जाता है किनका, कॉमर्शियल पेपर का। तो चलते हैं थोड़ा सा कॉमर्शियल पेपर के बारे में देख लेते हैं। जनरली ये इशू तो किया जाता है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड एक तरफ से है ये, और ये प्रोमिसरी नोट के रूप में दिया जाता है, और ये टॉप रेटेड कॉर्पोरेट कंपनी को दिया जाता है। टॉप रेटेड कॉर्पोरेट कंपनी का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनी होंगे उनको एक तरफ से रिक्वायर्ड या मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में अपना एक क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए उनका। ओके, तो वही चीज यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जितने कॉमर्शियल पेपर जो इशू करते हैं वो किनके द्वारा इशू किया जाता है, वो टॉप कॉर्पोरेट कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। और यहाँ पे कुछ फीचर्स भी है, जैसे कि जिनका 4 करोड़ से अगर उनका नेटवर्थ कम होगा तो वो इशू नहीं कर सकते हैं, जिनका 4 करोड़ तक रहेंगे वो इशू कर सकते हैं कमर्शियल पेपर। और इनका जो मिनिमम अमाउंट जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो आपका होना चाहिए 5 लाख के रूप में, और 5 लाख से इसका मल्टीपल में आपका होना चाहिए। देखिए, और जहाँ पे मैं पहले से ही बोला हूँ कि जो कमर्शियल पेपर है वो इशू तो होते हैं लेकिन डिस्काउंट होते हैं एट द फेस वैल्यू पे, और मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस में क्या डिफरेंसेस है नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस में। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इट इज अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली ये सही है, अनसिक्योर्ड है डेट इंस्ट्रूमेंट। इट इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, अभी मैंने इसकी पीरियड के बारे में बताया 7 days to 1 ईयर के बीच में रहता है इनका मेच्योरिटी डेट। एनबीएफसी इशू द कमर्शियल पेपर। ओके, तो यहाँ पे एनबीएफसी भी यहाँ पे क्या करेंगे, कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपका 88 का ऑप्शन डी सही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट। देखिए आपका मनी मार्केट मैंने भी बताया जिनका मेच्योरिटी डेट 1 ईयर से कम होना चाहिए उनको मनी मार्केट कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो मनी मार्केट होते हैं उनको जनरली अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो एक तरफ से ये मार्केट में शॉर्ट टर्म के रूप में ये फंड प्रोवाइड करता है, और अभी मैंने इनको बोला कि ये जो इनका मेच्योरिटी रेंज होता है आपका ओवरनाइट टू 1 ईयर रहते हैं। इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपका कंसिडर करता है सब्सटीट्यूट ऑफ द मनी को। ओके, तो यहाँ पे आप जब भी मनी मार्केट को ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपका सिक्योर होना चाहिए विथ कोलेटरल और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड करने का मतलब क्लीन और विदाउट कोलेटरल में भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 89 में आपका कौन कौन सा ऑप्शन मनी मार्केट से रिलेटेड होगा। अभी मैंने यहाँ पे कैश मैनेजमेंट बिल को भी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। ट्रेजरी बिल हो गया आपका, यहाँ पे गवर्नमेंट जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट आपका इशू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट ये भी जनरली आपका देख सकते हैं कि एक तरफ से नेगोशिएबल होता है आपका प्रोमिसरी नोट में, और ये इशू किया जाता है किनके द्वारा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट डेवलपमेंट लोन ये जनरली क्या होता है कि इनका जो मेच्योरिटी डेट है, इनका मेच्योरिटी ओवर 1 ईयर से ज़्यादा है, इसलिए इनको हम बोल सकते हैं कि जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है यहाँ पे ये आपका गलत ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ 4th होंगे आप वहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका क्या है, मनी मार्केट से रिलेटेड है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी सही आंसर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ द कमर्शियल बैंक में रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी।
देखिए यहाँ पे जो आपका मर्जिंग होता है, रिक्विजिशंस होते हैं डिफरेंट इशू को लेकर के, जैसे आप एनपीए इशू को लेकर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, मर्ज करती है, मीन्स कंसोलिडेट करती है बैंकों को। देखिए यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस हैं मर्ज एंड एक्विजिशंस, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि मर्ज एक्विजिशंस एंड कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं और एक्वायर में क्या डिफरेंसेस हैं। चारों के बीच में डिफरेंसेस को मैं डील करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। देखिए यहाँ पे जो बोला जाए अप्रूवल की बात की जा रही है कि कौन यहाँ पे अप्रूवल देंगे, तो सिंपल सी बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो अप्रूवल तो देगा ही, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूँ तो आप लोग थोड़ा सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपका मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए। जनरल देखिए सीसीआई आपका क्या करता है, वो फेयर ट्रेड रेगुलेटरी की बात करते हैं और एक तरह से ये देखता है कि कंपटीशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी डील आपका हो रहा है। तो सीसीआई जनरली यहाँ पे मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जनरली यहाँ पे कंसर्न रहते हैं ऑन द बिहेवियर इन द मार्केट ऑफ एंड द कंज्यूमर इन द मार्केट। मींस बोलने का मतलब है कि जो मार्केट का जो बिहेवियर है उनको लेके कंसर्न रहते हैं और कंज्यूमर्स को लेकर भी कंसर्न्स होते हैं। कौन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी चेक करते हैं कि कहीं कंपटीशन को कहीं एक तरफ से ये मोनोपोली की तरफ तो नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन तो सही होंगे, साथ साथ एज वेल एज आपके सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे सही होंगे। यहाँ पे जब भी आपका मर्जर अमलगमेशन एक्विजिशंस होने वाले हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एसेट वैल्यू होंगे अगर उनका 1000 करोड़ से ऊपर होगा और 3000 करोड़ से ऊपर हो रहा है तभी यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत पड़ेगा आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट 2002। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 19 का आपका बोथ आंसर सही है, इसलिए 19 का सी होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।